अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान आज वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2025-26 के लिए मजमूई तौर पर 17,572 अरब रुपए मालियत पर मुश्तमिल बजट को मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया, जिसमें खसारा 6,501 अरब रुपए का मौजूद है। बजट में नए मालियाती साल के लिए अखराजात की तकसीम की अगर हम बात करें तो इसमें सूद की अदायगियों के लिए 46.1%, दिफा के लिए 14.5%, ग्रांट्स के लिए 11%, सब्सिडी 6.7%, पेंशन 6% और तरक्याती प्रोग्राम की शरह 5.6% रखी गई। इसके अलावा FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,147 अरब रुपए रखने की तजवीज़ इसमें शामिल है और अगले माली साल में इदारों की निजकारी से 87 अरब हासिल करने का हदफ भी तजवीज़ किया गया। आइंदा माली साल के लिए GDP का हदफ 4.2% और महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर हुआ, जबकि बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर और तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर हुआ है। बजट के अहम खदोखाल की अगर हम बात करें तो इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा और तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने और पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़ रखी गई है। अब ये बजट कितना मुतवाज़न है और IMF की कड़ी शराइत की मौजूदगी में हुकूमत क्या इससे बेहतर बजट पेश कर सकती थी? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, अशियात का पैनल मौजूद है जी। डॉक्टर नदीमुल हक साहब, खुरम हुसैन साहब, यूसुफ नज़र साहब, अली हसनैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इट्स बिट ऑफ अ पॉलिटिकल इशू, लेकिन मुझे तो पूरी बजट स्पीच के दौरान कोई चीज़ क्लियरली सुनाई नहीं दी। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन का जो शोर शराबा था, इज़ इट नॉर्मल? बेहतर नहीं है कि अपोजिशन गौर से पहले ये फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को सुन के उन पे अवाम का एक मौक़िफ़ पेश करती या क्रिटिसाइज़ करती, या फिर कोई रिफॉर्म का एजेंडा पुश करने की कोशिश करती? या आपको लगता है कि दुनिया भर में ऐसे ही होता है? क्योंकि जिस किस्म की डिसरप्शन थी, ऑडिबल ही नहीं थे वज़ीर ख़जाना साहब, एटलीस्ट फॉर मी। नदीम साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। खुरम साहब, यही सवाल आपसे कि ये जो डिसरप्शन हम देख रहे थे, ये किसी हद तक अगर देखा जाए तो इसको सुनना या एनालाइज करना तो इट ऑलमोस्ट लुक्ड इम्पॉसिबल। वाज इट नॉर्मल टू यू? ठीक है, यूसुफ साहब, आपको आवाज़ आ रही है तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे आप? उधर से आ रही है आवाज़? जी यूसुफ साहब, उधर से आ रही है, इधर से कुछ जी। देखिए, शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ सियासत जो है वो इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जिसमें अपोजिशन है, और जब अपोजिशन इक़्तिदार में होती है वाइस वर्सा, आप जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर इस बात को सीरियसली लेते नहीं है। आपका मकसद जो है एक पॉइंट स्कोरिंग करना होता है और कोई बात संजीदगी से नहीं ली जाती। तो ये एक ट्रेंड बन गया है और मैं समझता हूँ कि इससे ये भी जाहिर होता है कि उनको वाकई में मईशत की बेहतरी से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि उनको शोर शराबे से और एहतजाज करने से है। वो ये समझते हैं कि ये ज़्यादा जो है इट विल मेक से न्यूज़ बनेगी। तो आजकल हर अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों चाहे वो मीडिया हो, वो सब TRP और न्यूज़ के पीछे भागते हैं। तो ये एक जो इंतहाई गैर संजीदा जो माहौल बन गया है, उसमें मेरे ख्याल से ये खतरनाक रुझान है। खुदा का शुक्र है ये हमारे यहाँ रुझान इतना खतरनाक नहीं है जितने हमारे पड़ोसी मुल्क में हमने देखा अभी हालिया दिनों में। अच्छा। तो वो तो बिल्कुल ही मतलब हत्थे से उखड़ गए थे। तो खुदा ना करे वो ना बताए, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ, चाहे वो PTI हो या कोई और दूसरी पार्टी हो, कि खुदा के वास्ते ये लोगों के रोजगार की बात है, लोगों के माशी मुस्तकबिल की बात है। और उस मुल्क में जहाँ तकरीबन 50% आबादी जो है वो पावर्टी लाइन जिसे आप कहते हैं, खते गुर्बत से भी कम, उससे नीचे रह रही है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा ज़रा संजीदगी से लें। बिल्कुल, इसको सीरियसली लेना चाहिए था। खुरम साहब, ये राइट साइजिंग की बात हम सुनते रहते हैं। आज भी हमने यही सुना कि राइट साइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। 40,000 वेकेंट पोजीशंस हैं जिनको हम ख़त्म करेंगे।
तो पिछले साल भी यही सुना था, इस बार भी सुन रहे हैं, इंटेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है। ये बातें होती रहती हैं मुसम्मिल, हर बजट में आती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सिर्फ कहने के लिए होती हैं और बहुत सारी होती हैं जो फिर रियलिटी होती हैं। तो जिस पे आपने हाथ रखी सिर्फ कहने की बात होती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक गुफ्तगू करना टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। और टैक्स कलेक्शन के बारे में जो हमारे आइडियल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 1000 अरब का हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, तो इस मरतबा पहले से भी 18% ज़्यादा बड़ा टारगेट हमने चूज़ कर लिया है। ये सिर्फ ऑन पेपर ही रहेगा इस मरतबा भी, आपको लगता है खुरम साहब? अच्छा हाँ, ये एक्चुअल बात है यहाँ पे कि टैक्स का टारगेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ज़्यादातर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स जो है ज़्यादा बोझ इन दोनों साइड्स पे आ रहा है। तो तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफ फ्रेश इंक्रीमेंटल टैक्स मेजर्स इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की साइड पे आई हैं। इसके साथ साथ इस बजट में रियल एस्टेट वालों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स रिलीफ दी गई है, जो मुझे काफ़ी सरप्राइज कर रही है चीज़ कि ऐसे मौके पे रियल एस्टेट भी कोई चीज़ है जिसको आप वो दें, रिलीफ दें। और सैलरीड लोगों को जो रिलीफ मिली है इस बजट में वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अगर मैं आपको आइडिया दे दूँ, जिन लोगों की तनख्वाह अगर 3.5 लाख रुपए महीने की है, वहाँ से लेके ऊपर तकरीबन उन सब को वहाँ से लेके टॉप स्लैब तक अंदाजन कोई 6-7 या 7.5 हज़ार रुपये महीने का जो है वो टैक्स में कम उनका आना चाहिए। ये मैं अभी अंदाजा ही लगा रहा हूँ, एक्चुअल हो सकता है वो इसके इर्द गिर्द कहीं हो, लेकिन फिर भी ये ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना रखने वाली बात है। जिनकी तनख्वाह 3.5 लाख रुपए से कम है, वहाँ से लेके कोई तकरीबन 1 लाख रुपए महीने तक की, उनको थोड़ी सी ज़्यादा टैक्स में रिलीफ मिली है। लेकिन फिर भी जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी तवक्को थी और जितना टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर रखा गया है, उनके जो अभी जो रिलीफ मिली है वो ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना रखा गया है। तो अगले साल का जो भी अब टैक्स का बोझ है वो तनख्वाहदार तबका ही उठाएगा। बिजनेस इंडस्ट्री को भी कोई खास रिलीफ नहीं मिली, रियल एस्टेट वालों को मिल गई है सरप्राइजिंगली। सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स जो है वो 18% लगा दिया गया। कस्टम्स ड्यूटीज कटी हैं बहुत स्ट्रांगली और उसकी वजह से कुछ हद तक एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट आना चाहिए। ऑल्दो एग्जैक्ट कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हज़ारों की तादाद में कस्टम्स लाइन्स हैं जिनको इंडिविजुअली दिया गया है फाइनेंस एक्ट में। तो वो अभी आई थिंक उसमें चंद दिन लगेंगे उसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट को असेस करने में। बिल्कुल ये लेकिन आई थिंक रेवेन्यू एफर्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आई थिंक करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, रियल एस्टेट के हवाले से तो वाकई सरप्राइजिंग है, कोई एक्सपोर्ट वर्दी कमोडिटी तो है नहीं जिसको आप रिलीफ दे रहे हैं। इस पे नदीम साहब, ये शब्बर जैदी साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता बजट बनाने में, IMF सारा बजट तय करता है और अगर आपने बजट देखना है तो आप जाकर 2025 मई की जो रिपोर्ट है वो देख लें। ये सारा IMF का जो है वो काम है और उन्हीं का एंडेवर था बेसिकली। तो आपको लगता है कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी वाकई हमारी इतनी श्रिंक हो चुकी है कि हम कंटेस्ट नहीं करते, जो कहा जाता है वो कर दिया करते हैं? ये श्रिंक कोई नहीं हुई थी, ये शुरू दिन से यही है। 75 साल से IMF प्रोग्राम में हम हैं, हमने कभी IMF छोड़ा ही नहीं है। हम IMF के बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, वी आर एडिक्टेड टू द IMF। और ये सिटी बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, लेंडर्स का बजट है ये। जैसे पिछले भी थे सारे 25 साल से सिटी बैंकर्स बजट बना रहे हैं, आप देख लें। कोई इस बजट और पिछले बजट में कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा, जैसे ये बड़ी अच्छी बात की खुर्रम साहब ने, ऊंट के मुंह में सौंफ का दाना डालने वाली छोटी मोटी चीजें, टिंकरिंग का बजट है। जबकि जरूरत थी, पिछले 10 साल से जरूरत है कि कोई ठीक ठोस चीज की जाए, कोई एक्सपेंडिचर कट किया जाए, कोई 18th अमेंडमेंट के बाद 20-25 बल्कि 50 मिनिस्ट्री को खत्म किया जाए। जबकि ये उम्मीद थी कि हजारों इदारे हैं जो यूजलेस, उनको खत्म किया जाए। जबकि ये कि सारी गवर्नमेंट्स को मिला के 5 मिलियन मुलाजमीन है, उनको तो कम से कम 1-2 मिलियन फारिग किए जाए। जबकि उम्मीद थी कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो बैंकरप्ट हो चुके उनको बंद किया जाए। नहीं, वो मतलब कैसर बंगाली साहब को बुलाया था ना, जो कि कैसर साहब को बुलाया था, वो भी छोड़ गए बाद में। हाँ जी। तो ये तो बड़ी पुरानी बात है और चलती रहेगी ये बात। हमारे में इमेजिनेशन कोई नहीं। देखें ना जी, ये आज का दिन है, कल को आप लोग भी भूल जाएंगे बजट, कल को भी आप 3 पॉलिटिशियन को बुला के लड़वाएंगे,
वो बात करेंगे कि जी कौन बनेगा हुक्मरान, बात खत्म हो जाएगी और क्या। नहीं, भूल भी गए तो उसके जो शौक्स हैं वो तो फेस करेंगे वैसे कल को हम। अली हसनैन साहब, ये जो बात हो रही, शौक नहीं होता जी। अच्छा ठीक है अली साहब, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर की बात भी कर रहे थे खुरम साहब भी, इज़ इट अ सरप्राइज टू यू एज़ वेल, क्योंकि उसमें चाहे वो ट्रांसफ़र की जो फ़ीस है उस पर टैक्सेशन को कम किया जा रहा है, और इसके अलावा जो इससे पहले दीगर टैक्सेस थे, स्टैम्प ड्यूटी, ETC, उन सबको उसमें जो रिलीफ है, आपको लगता है ये प्रेशर ग्रुप्स का एक जो प्रेशर है वो एग्जर्ट होता है, या फिर वाकई गवर्नमेंट समझती है कि ये सेक्टर बड़ा नेसेसरी है हुकूमत की जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए? जी, गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कोई इतनी ऐसे डीप एनालिसिस नहीं कर रही होती उसकी। आई थिंक जहाँ तक इकोनॉमिस्ट का ताल्लुक़ है, हम काफ़ी हद तक कंसेंसस रखते हैं कि रियल एस्टेट से कई नुकसानात भी पैदा होते हैं, जिसमें सर फहरिस्त ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में लग जाती हैं, लॉक इन हो जाती हैं, और आप ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन में नहीं जाते। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर इन एनी केस जो है वो इंपोर्ट करता है अपना रॉ मटेरियल, लेकिन एक्सपोर्ट उसकी कोई डॉलर प्रोड्यूसिंग वैल्यू नहीं है। ये सरप्राइजिंग नहीं है इस सेंस में कि रियल एस्टेट में एक जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप कह लें सरप्राइज़ ज़रूर हुआ हूँ, जिस तरह खुरम कह रहे थे कि अगर आप एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अभी इस तरह इन्होंने टैरिफ के रिफॉर्म की बात की, दीगर और बातें कर रहे हैं, बहुत इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन की कोशिश की है अपनी, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर ये रियल एस्टेट को जेनरोसिटी दिखाना एक अनोमली है, वो ना होती तो बेहतर था। और फाइनेंस बिल के लिए जो कह रहे हैं कि हम 14,131 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, ये प्रैक्टिकल है अली साहब? देखिए जमल साहब, इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जी, मैं ख्याल है प्रैक्टिकल हिस्टोरिकली तो नहीं रहा, लेकिन हमने कम से कम एक डायरेक्शन अभी फिल वक्त सही है फिस्कल कंसोलिडेशन की। उसके अंदर मसला ये है कि हम कोई ऐसा लॉन्ग टर्म रिफॉर्म ऐसा नहीं लेकर आ रहे कि जो रिवर्सिबल ना हो। ये सिर्फ हम अकाउंटिंग एक्सरसाइज के अंदर हैं कि हमने इस वक्त एलोकेशंस कितनी की हैं, उसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे। ठीक है, मतलब जो रिफॉर्म है वो नज़र नहीं आ रही। यूसुफ साहब, इस पर भी कमेंट कर दें। और इसके अलावा फिर हमने ये सुना कि रूजवेल्ट होटल और PIA की जो निजकारी है वो एजेंडे का हिस्सा है, जो कि काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या ही बेहतर हो जाएगा इससे, और ये डूएबल है इस साल या नेक्स्ट ईयर तक दोबारा लिंगर ऑन करेगा ये? देखिए, अगर मैं पूरे वाइडर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो नदीम साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। इत्तेफाक की बात यह है कि जो उन्होंने IMF का, वर्ल्ड बैंक का, सिटी बैंक का नाम लिया, तो मुझसे भी ये गुनाह सरजद हुआ था कि तकरीबन 20 साल मैंने सिटी बैंक के लिए काम किया। सही। और उसमें आप खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती, शौकत अजीज साहब भी, शौकत तरीन साहब भी, मेरे कोलीग्स थे, और ये औरंगजेब साहब भी, इन्होंने भी कैरियर का आगाज सिटी बैंक से ही किया था। फैक्ट ये है, और ये कोई बात पर्सनल नहीं है, कि बैंकर्स और IMF और वर्ल्ड बैंक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस होता है, प्रायोरिटी होती है, वो ये होती है कि टू सिक्योर द रीपेमेंट ऑफ द लोन्स। अच्छा। तो जिसको कहा जाता है स्टेबलाइजेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सारे फैंसी वर्ड्स हैं। इसके पीछे मोटिवेशन क्या होता है पॉलिसीज के? वो ये होता है कि इस मुल्क को जितना कर्जा वापस करना है, जिस टाइम पे वापस करना है, वो कर्जा वापस कर दे। टू बी ऑनेस्ट, द IMF और ये बैंक जो हैं वो दे डोंट केयर कि आपकी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए वो हो या ना हो। इसीलिए आपको ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं जिसको आपको फिस्कल डेफिसिट। तो यूसुफ साहब, आर यू सेइंग दैट दे हैव मल्टीपल लॉयल्टीज? सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत में रिफॉर्म करना लॉयल्टीज की लिस्ट में नहीं है, और भी चीजें? मैं खाली मिनिस्टर्स की बात नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूं तो मैं बड़े जो मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो पहला कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो IMF के ऑब्जेक्टिव्स हैं या किसी भी डोनर एजेंसी के, उसमें और पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसमें एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है। इसको समझने की जरूरत है। अच्छा। दूसरा जो मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है वो पाकिस्तान की इलीट्स के मफादात में और पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए वो है।
जिसमें जब रियल एस्टेट इस तरह के लोग जो डोमिनेट करते हैं पॉलिसी मेकिंग को, चाहे वो शुगर के लोग, माफिया के लोग हों या कोई और भी, तो उसमें जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता। और जैसा कि नदीम साहब ने कहा कि यह आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही होता चला आया है। तीसरी टेंशन जो है, तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन जो है, वो अब कुछ पिछले दिनों के जो वाकयात हैं उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही अहमियत हासिल कर गया है, और उसको मैं कहूंगा वो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट। अच्छा। हमारी जो सिक्योरिटी नीड्स हैं और जो हमारा परसेप्शन है कि क्या होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, उसमें भी एक टेंशन है, आप इसको कॉन्ट्रडिक्शन भी कह सकते हैं। तो ये 3 मेजर इश्यूज हैं जो फिस्कल पॉलिसी बनाते वक्त आपके सामने रखनी चाहिए। ठीक। मैं एक बड़ी सख्त बात कहूंगा जी, और वो ये है, इट इज नॉट अ पर्सनल क्रिटिसिज्म, बट हैविंग नोन मेनी ऑफ द जेंटलमैन जिन्होंने पाकिस्तान का बजट बनाया, और सम ऑफ देम आई न्यू फॉर ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ माय करियर, ना ही ये इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स थे, ये कमर्शियल बैंकर्स थे, ना ही इनको ग्लोबल मार्केट्स का इतना अदराक था। ये लोग फाइनेंस मैनेजर्स हैं, इनका काम जो है बैलेंस बुक्स करना, लिक्विडिटी को मैनेज करना, ये इनकी इंटरेस्ट है। ठीक है, ठीक तो है। उसके होते हुए ये तवक्को करना कि पाकिस्तान जो है कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये खुशफहमी की बातें हैं। और लॉट ऑफ दैट जो डिस्कशन होता है बजट पे भी, मैं इसमें आखिरी जुमला कहूंगा, हम हमेशा जो है नॉमिनल नंबर्स को देख रहे होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इन्फ्लेशन 20, 26, 38% तक पहुंच गया हूं, वहां नॉमिनल नंबर्स को नहीं देखना चाहिए, हमें रियल टर्म्स में देखना चाहिए। और रियल टर्म्स में पिछले 5 साल में जो टैक्स रेवेन्यूज हैं उसमें कोई खातिर खा इजाफा, मतलब जो नहीं। बजट फॉर्मेशन की आप कह रहे हैं जो अप्रोच है, इसमें ही फ्लॉ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है। खुरम साहब जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे यूसुफ साहब भी, एक तो हम एलीट कैप्चर का मसला हमें दरपेश है ही, उस पर तो हम बहुत मरतबा बात भी कर चुके हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं जो बैंकर्स अप्रोच ऑफ मेकिंग बजट है, इसमें रिफॉर्म हो ही नहीं सकती, तो क्या वही मसला है वो जिस तरह शिकागो बॉयज़ होते थे अमेरिका में, फ्रीडमैनाइट इकोनॉमिक्स, यहाँ भी वही इशू है कि सिर्फ जो है वो मेकअप किया जा रहा है, मैशत को रिफॉर्म नहीं किया जा रहा। सुने नहीं, यहाँ देखें मसला ये है कि गवर्नमेंट के अंदर कोई 2 या 3 डिफरेंट फैक्शंस हैं, स्टेट के अंदर 2 बहुत बड़ी बड़ी फैक्शंस हैं और 4 सूबे हैं और 1 वफाकी हुकूमत है, और सोसाइटी के अंदर कोई तकरीबन 8-10 मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, और इन सब को साथ साथ खुश रखना है। अब रिफॉर्म अगर करना होगा, आप किसी भी किस्म की तब्दीली लाएंगे या चेंज लाएंगे, इसमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो नाराज़ होगा, दैट कांट बी अदरवाइज। और अगर किसी भी गवर्नमेंट ने अपना ये काम रख लिया कि किसी को नाराज मत करने दो, किसी को नाराज मत हो, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिलवा दो, जो ज्यादा शोर मचा रहा है उसकी बात मान लो, उसको कुछ ना कुछ दे दो ताकि बहुत ज्यादा जो निज़ाम है वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। अगर ये काम गवर्नमेंट अपना बना लेगी तो जाहिर बात है चीजें स्टेबल तो रहेंगी। जिस बात वो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हम लोग ले आए हैं, वो तो आ गई है, नो डाउट। इन्फ्लेशन जो है हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड लार्जली, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है, एक्सटर्नल डेफिसिट्स पाकिस्तान के बिल्कुल सरप्लसेस बन चुके हैं अब करंट अकाउंट में। फिस्कल डेफिसिट जो था, रेवेन्यू टारगेट तो मिस हो गया, लेकिन साथ साथ प्राइमरी बैलेंस में सरप्लस आ गया, स्टेबिलिटी तो आ गई। और इस बजट में भी जो शोर मचा रहा है, हमारा दफाई बजट जो है वो 18.4% इंक्रीज उसमें आया है, तकरीबन द सेम अमाउंट ऑफ इंक्रीज जो रेवेन्यू कलेक्शन में है। 19% रेवेन्यू टारगेट है, 18.7% इंक्रीज डिफेंस में है। ये तो हमें पता था कि आना है, बिकॉज अभी वॉर से हम लोग निकले हैं। उसके साथ रियल एस्टेट वालों को रिलीफ मिल गई है, उसके साथ आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडस्ट्री, उनके रॉ मटेरियल्स में कस्टम्स ड्यूटी में कमी आ गई है। मारा कौन जा रहा है इसमें? मारे वो लोग जा रहे हैं जिनके पास नेशनल कॉन्वर्सेशन में वॉइस नहीं है, जिनको कोई ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट रिप्रेजेंट नहीं करता। सैलरीड लोग मारे जा रहे हैं, फ्रीलांसर्स और ई कॉमर्स की जो डिजिटल एक इकोनॉमी पाकिस्तान में पैदा हो रही है, उनके ऊपर बहुत सख्त वो आए हैं मेजर्स। एग्जैक्ट अभी सारे जो हैं वो मैं अभी तक पढ़ रहा था, आई थिंक
आने वाले दिनों में हम अब्जॉर्ब करेंगे। तो जैसे मुजम्मिल आपको पता होगा, बहुत सारे अभी यंगस्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी में जिनका काम ही फ्रीलांसर्स है या वो दे आर एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ कंपनीज स्टेशन्ड अब्रॉड। तो कोई यहाँ पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन वो काम करता है और उसकी कंपनी जो है वो शायद कैलिफोर्निया में बेस्ड हो या कंपनी शायद मलेशिया में बेस्ड हो। ये बहुत कॉमन हो गया अब यंग लोगों में। इट्स अ 21st सेंचुरी वर्क स्पेस। इस इकोनॉमी के ऊपर अब काफी खुरम साहब शॉर्टली जो कैशलेस इकोनॉमी का जो गवर्नमेंट बात कर रही है, इतनी अब्रप्टली ये हो सकता है कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड का जो सहूलत है वही मैसर नहीं है रिटेलर्स के पास अभी? तो नहीं, आई थिंक जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के जरिए ये कह रहे हैं कि रिटेलर्स के ऊपर मजीद टैक्स लगा के और रिटेलर्स में से हम लोग थ्रू पॉइंट ऑफ सेल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इंक्रीज करेंगे। ये भी पहले ट्राई कर लिया गया। आपको याद होगा ये था मेरे ख्याल में शौकत तरीन का बजट था 2022 का या हाँ फिस्कल ईयर 2022-21-22 का जो बजट था, उसी प्लान को लेके उसको थोड़ा सा और उसमें उन्होंने मेजर्स डाल दिए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस चीज़ का भी आपने भी जिक्र किया कैशलेस जाने का, दीज आर माइनर रेवेन्यू कलेक्शन मेजर्स। थोड़ा बहुत इनसे शायद कुछ रेवेन्यू आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन तो खैर आई डोंट थिंक सो एट ऑल। उसके लिए आपको काफी स्ट्रॉन्ग किस्म के मेजर्स चाहिए होंगे, द काइंड ऑफ मेजर्स जिनका बैकलैश आता है, जिन पे शोर मचता है और गवर्नमेंट को फिर कहना पड़ता है कि भाई हम तो ये करेंगे रिगार्डलेस, लेकिन वो तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा बिल्कुल भी। सही। नदीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो खुरम साहब बात कर रहे हैं कि सबको खुश रखने वाली जो अप्रोच होती है, इससे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है और फिर उस प्रेशर को बर्दाश्त कौन करता है? वही सैलरीड क्लास जिसकी बात हो रही है। और अगर इसको हम कॉस्मेटिक चेंजेस भी कह लें तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि 44% ऑफ पाकिस्तानीज़ पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजारा कर रहे हैं, स्टैगरिंग नंबर है। उसमें तब्दीली किस तरह से फिर आएगी? अगर गवर्नमेंट कह रही है इन्फ्लेशन हमने कम कर दी है, तो ऑन ग्राउंड तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मुजम्मिल साहब, 2-3 बातें। पहली चीज़ तो हर मुल्क में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जो खुरम साहब ने बयान किया है वो हर मुल्क का यही हाल है, पर फिर भी मुल्क चेंजेस ले आते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अर्जेंटीना में मिले ले आया, ट्रंप अमेरिका में ले आया। अमेरिका में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट कम तो नहीं है। पूरा जो ये था फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज़, वहाँ मैं खुद गया था, हमने चेंजेस लेके आए थे। ये नहीं कि बाकी दुनिया में ये हालत नहीं। पॉलिटिशियन में दम होता है, हमारे पॉलिटिशियन ना दम है ना अकल है, क्वाइट फ्रैंकली। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा रियल एस्टेट के बारे में, मैं तो नहीं अगेंस्ट रियल एस्टेट। अली हसनैन ने कहा था कि हमारी कोई एग्रीमेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आई थिंक रियल एस्टेट को वी शुड ट्रीट इट एज अ सेक्टर दैट इज जस्ट एज प्रोडक्टिव एंड वी शुड मेक इट वर्क। तीसरी बात जो है, टैक्सेशन पर जो हमारा जोर रहा है पिछले 70 साल से, अगर 70 साल से एक चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं टैक्स करने की, वो काम नहीं चलता, तो हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। ये जो आइंस्टाइन ने लॉन्ग टाइम अगो कहा था कि इंसानिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। हम हर साल टैक्स को छेड़ के टैक्स इकट्ठा करो, बाइडन करो, टैक्स नॉट बढ़ाओ, ये बातें नहीं चली भाई। अब कुछ और भी सोच लो। ग्रोथ जो है, ग्रोथ होगी तब जब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें। खुरम साहब ने कहा स्टेबलाइजेशन होगी, मैं नहीं मानता। स्टेबलाइजेशन जब होती है करंट अकाउंट ठीक हो गया पर रिजर्व्स आपके बढ़े नहीं, रिजर्व्स वहीं के वहीं हैं बल्कि कम हो रहे हैं। ठीक है। एक्सचेंज रेट आपने छोड़ी नहीं इसलिए रिजर्व नहीं बढ़ रहे, आप डिफेंड कर रहे हैं एक्सचेंज रेट को, वहां से रिजर्व गिर रहे हैं आपके। तो आपकी कोई चीज सही नहीं है। अभी आपने टैरिफ रिफॉर्म किया, आई होप, मैंने अभी आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मैं अंडरस्टैंड करूंगा फिर पता चलेगा। पर अगर टैरिफ रिफॉर्म किया तो दोनों को छोड़ दें। एक्सचेंज रेट छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक है ना जी। एक्सचेंज रेट छोड़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा? फिर हम टैरिफ वापस कर देंगे। देखिए बात सिंपल सी है, ग्रोथ करनी है तो एक चीज जो करनी है, जो कोई बात नहीं करता, डीरेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। एनओसी जो एक पाकिस्तानी निजाम है उसको खत्म करना है। एनओसी खत्म करना है, ब्यूरोक्रेट्स की परमिशन को खत्म करना है, ब्यूरोक्रेटिक निजाम को खत्म करना है, डीसी रेट को खत्म करना है, एफबीआई रेट को खत्म करना है, मार्केट्स को बनाना है, ये चीजें चाहिए। स्टॉक मार्केट को बढ़ाना है। स्टॉक मार्केट आपकी ना होने के बराबर 10% ऑफ जीडीपी है। आपकी कंपनियां छोटी छोटी हैं, इनको बढ़ाना है। ये बातें हमें बताए ना। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में 40-50% लगाया हो तो फायदा क्या है? तो क्वाइट फ्रैंकली नथिंग मेक्स सेंस इन द बजट। ठीक है। डीरेगुलेशन की तरफ जाना पड़ेगा। खुरम साहब शॉर्टली रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अली साहब की तरफ जाता हूँ। देखिए
स्टेबलाइजेशन तो आई है, आई थिंक इसको क्वेश्चन करना कोई वो बेतुकी सी बात है। नदीम साहब की बात इस हद तक सही है कि रेवेन्यूज के ऊपर हमारा सारा फोकस रहता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं जाता। ये बात बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक रेवेन्यूज के थ्रू नॉट ओनली स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसी के थ्रू इंसेंटिव्स देते हैं फिर आगे का। अगर कोई इंडस्ट्री चलानी है तो उसको टैक्स की छूट दे दो तो वो इंडस्ट्री चल पड़ेगी, या उसको प्रोटेक्शन दे दो कस्टम ड्यूटी के जरिए तो वो फिर इंडस्ट्री चल पड़ती है। ये पूरी अप्रोच गलत है, ठीक है। और आई थिंक इन्वेस्टमेंट की तरह को सेंट्रलाइज करना बहुत जरूरी है बिसाइड्स रेवेन्यू। लेकिन एक्सचेंज रेट को छोड़ा हुआ है, एक्सचेंज रेट को सपोर्ट करते हुए रिजर्व्स नहीं यूज किए जा रहे, इनफैक्ट उल्टा हो रहा है। स्टेट बैंक तो मार्केट से जाके रिजर्व्स डॉलर्स खरीद रहे हैं और अपने रिजर्व्स बिल्डअप कर रहे हैं। डूइंग सो ऑल ईयर। तो ये एक छोटा सा फैक्ट चेक है नदीम साहब। सही अली साहब, ये जो बात हो रही है इसके अलावा EFS की जो स्कीम थी, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, उसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की बात शामिल थी, जिससे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने ये कहा कि फिर हमारा जो इंडस्ट्री का सारा निज़ाम है, अगर 0% पे बाहर से आप मंगवा सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे उसमें। तो उसमें टैरिफ्स की जो डिबेट है उसमें आपका क्या व्यू पॉइंट है, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का जो चेंज हम देख रहे हैं ये कैसे अप्रोप्रिएट होगा? देखिए, मेरे ख्याल में एक डिस्कशन चल रही थी पिछले कोई महीने डेढ़ से कि एक टैरिफ रिफॉर्म एक्सपेक्टेड था, जिसका जिक्र आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी किया। वो कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि तकरीबन 10 साल पहले से पाकिस्तान में जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और उसकी वजह से, और ना सिर्फ बढ़े थे लेकिन वो कैस्केडिंग टैरिफ्स थे, यानी कि हमारी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सस्ते में आ रहे थे और फाइनल गुड्स महंगे में इंपोर्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट की जा रही थी असेंबली ऑपरेशंस के लिए। जो हम देखते हैं असेंबली गाड़ियों की होती है, स्मार्टफोन्स की होती है, लेकिन उसके अलावा मतलब आप चाहे आप पेंट्स कर रहे हो या केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब के रॉ मटेरियल्स बाहर से सस्ते दामों पे आते हैं और फाइनल गुड यहाँ प्रोड्यूस होता है। वो प्रोडक्शन जो है वो एक रोड टू नोवेयर है, इन द सेंस कि वहाँ से आप अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करके दुनिया में कंपेटिटिव नहीं बनाते। तो इसके ऊपर एक कोशिश थी कि इसको हम रिड्यूस करें, और आज जो अनाउंस किया उन्होंने वो पहले भी बात ही चल रही थी कि 4 से 5 सालों के अंदर ये वापस ले जाएंगे। ये टैरिफ जो हैं ये दुनिया के मेरे ख्याल में दूसरे या तीसरे नंबर पे सबसे साइजेबल प्रोटेक्शन के टूल्स थे। वो एक उन्होंने अनाउंस तो किया और एक स्टेप तो है, उस पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और वेदर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि नहीं, वील हैव टू सी। एक और जो बात जिसके ऊपर हम अभी तक डिस्कशन में नहीं आ रहे वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का प्लान जिसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट किया जाए और जिसके अंदर बजट प्लग हो रहा हो, वो नहीं सामने आया। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 14% है, जो कि पूरे साउथ एशिया से कम है, सब सहारन अफ्रीका से कम है। तो जो ग्रोथ है हमारी वो जो 3%, 2%, 3% के ऊपर स्टक है और 4% के ऊपर एवरेज कर रही है 90s से। ठीक, हमारा पूरे एशिया में लोएस्ट सेविंग्स रेट है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा फिस्कल डेफिसिट है। जब पब्लिक डिसेविंग हो रही है तो आपका एग्रीगेट सेविंग रेट लो होता है, तो उसके अलावा प्रोडक्टिविटी नहीं है तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और हमने जिस तरह नदीम साहब ने पहले बात की, स्टॉक मार्केट को हमने इतना डेवलप नहीं किया कि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हों। ठीक, इन्वेस्टमेंट्स के बगैर कोई ये बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल ग्रोथ नहीं आ सकती जब तक आप इन्वेस्ट ना कर रहे हो। बिल्कुल, सरमायाकारी जो है वो वही बैकबोन होगी मईशत की, और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी वरिंग है। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक शामिल करते हैं, बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बजट के हवाले से डिस्कशन हमारी जारी है। यूसुफ साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के हवाले से भी जो ग्रोथ थी वो 6% से हमने देखा 1% से नीचे आ गई। तो किस तरह से ये बजट जो पाकिस्तान को एक अग्रेरियन इकॉनमी कहा जाता था कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि वीट प्रोडक्शन हो, बाकी जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो, वो कम होती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी है, तो कैसे मेकअप करेंगे इस चीज़ को हम फिर? देखिए, हमारे यहाँ जो एक तो नेचुरल फैक्टर्स हैं, वेदर है, सैलाब आ जाते हैं, पानी के मसाइल हैं, हमारी जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसका जो मैनेजमेंट का जो तबाहल है वो आज से नहीं बरसों से है। ये सब फैक्टर्स अपनी जगह है, लेकिन जो एक मैन मेड फैक्टर है वो हुकूमत की पॉलिसीज जो है।
मैं तो ये समझता हूं कि हुकूमत को जितना भी रोल उसका कम हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो कम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि अभी भी आप देख लीजिए जो वीट के साथ हुआ है वो मेरे ख्याल से बहुत मरतबा दोहराया जा चुका है आपकी स्क्रीन पे या दूसरी जगहों पे, मैं इसको नहीं दोहराता। तकरीबन 30 लाख टन की कमी है वीट प्रोडक्शन में। जी हाँ, तो प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेट इंटरवेंशन जो है, चाहे वो पेट्रोलियम में हो चाहे वो वीट में हो, हमारी इतनी इनकॉम्पिटेंट स्टेट है कि वो जहां हाथ डालती है वो कुछ ना कुछ जो है गुल खिलाती है। तो बेहतर ये होगा कि उस इंटरवेंशन को, उस इंटरफेरेंस को कम किया जाए। आप राइस को देख लीजिए ना, राइस में ये नहीं करते तो राइस की एक्सपोर्ट भी होती है और मामला ठीक ठाक चलता रहता है। तो जहां, तो ये मैं कहूंगा कि मेरा तो ये होगा कि आप इसको एक तरफ करें। और दूसरा ये कि एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, ये पूरा जो नेशनल डिस्कोर्स है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जिक्र होता है टैक्स टू जीडीपी का, इन्वेस्टमेंट का जिक्र कम होता है, जैसा कि हसनैन साहब कह रहे थे। बड़ी अच्छी बात है। देखिए बांग्लादेश में भी कुछ अरसे पहले आप देख लीजिए टैक्स टू जीडीपी को बहुत ज्यादा नहीं था, इट वाज लेस देन 15%, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो 25-30% की रेंज में रहा है। इंडिया में भी ये हाल है। इंडिया में पूरे लास्ट डेकेड में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, मैं स्टेट टैक्सेस मिला के कह रहा हूं, वो 16.5 to 18.5 रहा है, जबकि ओईसीडी का एवरेज जो है वो 34% है। उसके बावजूद भी है इंडिया जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज रहा है और है। ठीक है। तो ये जो सारा जो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे लोग आए हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर जो है वो वेस्ट की तरफ, जो मैं समझता हूँ जो मेरे लिए ऑर्डर कहना, लेकिन ये जो अमेरिकन इंडोक्ट्रिनेशन है, अच्छा, ये उसकी बहुत तरफ ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक के IMF का। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे लैटिन अमेरिका में और दूसरे जो पूरा मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में चले जाएं, यहां वर्ल्ड बैंक की और ये जो IMF की पॉलिसीज का बहुत ज्यादा अमल दखल रहा है, लेकिन एशिया पैसिफिक में, खासतौर पर ईस्ट एशिया में नहीं रहा है। और आप देख लीजिए इन जो दो रीजन्स हैं, एशिया वर्सेस लैटिन अमेरिका, इनकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक। और उसका फर्क वो यही है कि हमें अपने जो मसाइल हैं उनका खुद जो है हल तलाश करना है। और उसके लिए जो है एक बहुत अहम चीज ये है कि ये टैक्स टू जीडीपी की जो हमने रट लगा रखी है, इसको ठीक है सिर्फ एक तरफ रखें। हम ये सोचें कि हमें सेविंग्स कैसे बढ़ानी है और इन्वेस्टमेंट्स कैसे बढ़ानी है। ठीक है, मैं आता हूँ अली साहब। खुर्रम साहब, आपको ये जो रिकमेंडेशंस की बात होती है कि अब ये किस तरह से चीज़ें फिक्स होंगी और कौन कौन से, मतलब जो सैलरी क्लास पे टैक्स की बात है उसमें एक मामूली सी कमी जिस तरह से आपने जिक्र किया वो आ चुकी है, लेकिन ये बजट फिर किस तरह से एक ले मैन को अफेक्ट करेगा और क्या रेकमेंड करेंगे आपके, फिर किस तरह से इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए? आई थिंक इस बजट में जहां रिलीफ दी गई है रियल एस्टेट को खास तौर पे, उसको तो रिवर्स करना चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी, सवाए इसके कि PMLN के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर के साथ है और ख़ुद वो हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह के प्लॉट फाइल्स बेच बूझ के अपना कारोबार चलाते हैं। और आई थिंक उनको एंटरटेन करना, और डिमांड भी सारी उन्हीं से आई है। ये कोई दिसंबर जनवरी के महीनों में हमने सुना था ये इस डिमांड के बारे में। आई थिंक उनको अकोमोडेट करना ऐसे टाइम पे जब सैलरी तबका जो है वो एक हिस्टोरिक हाई टैक्स बर्डन कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल, जहाँ पे बिजनेसेस के ऊपर एक ऐसा टैक्स बर्डन आया हुआ है कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तो आप बात कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। ऐसे टाइम पे इस सेक्टर को, रियल एस्टेट और वो भी खासतौर पर प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, मुजम्मिल यहाँ पे ये भी नहीं बात कर रहे कि कंस्ट्रक्शन जो है उसको करें ताकि एटलीस्ट वहां से कुछ कह सकते हैं कि जॉब्स पैदा होती हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि वो ग्रोथ आती है। ये तो लिटरली सिर्फ प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग जो है, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो FED लगती है, जो विद होल्डिंग टैक्सेस अप्लाई होते हैं, उधर रिलीफ दी जा रही है। ठीक है, तो ये नहीं समझ आ रही, सही, बिल्कुल भी सही। ये और जो सैलरी लोग हैं वहां पे बहुत ज्यादा और गुंजाइश है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म जो है वो इस सेक्टर में आनी चाहिए। अली साहब 30 सेकंड्स आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। मेरे ख्याल है एक तो रियल एस्टेट के अंदर एक और जो हमें ज़रूरत है वो ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के रिटायरमेंट इंटरेस्ट हैं उनको प्लॉट्स के बजाय म्यूचुअल फंड्स की तरफ लेकर आएँ, अच्छा, होल्डिंग देयर वेलफेयर इंटरेस्ट द सेम,
लेकिन ताकि हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो बेहतर हों। दूसरी चीज़ ये है कि जो टैक्स टू जीडीपी की बात की, उसके अंदर हम जब तक बजट सरप्लस नहीं लेकर आएंगे और अपने डेट से नहीं निकलेंगे, तब तक वो जो हमने कॉन्वर्सेशन के शुरू में बात की सॉवरेनिटी की, वो हम नहीं वापस ले सकते। IMF इज़ नॉट द प्रॉब्लम ये है कि हम डेट के अंदर हैं। उस डेट से निकले बगैर हम इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल, डेट से निकलना जी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, यूसुफ नज़र साहब, अली हसनैन साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।